एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑटो अल्फाज की एक और वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं अमरिंदर भाई साहब। और आज जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, एक यूज़र रिव्यू है। शॉर्ट टर्म में हुआ है इन्हें, वैसे गाड़ी ली है अभी अमरिंदर जी को इग्निस, और इसी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और गाड़ी की कुछ जो नेगेटिव्स हैं और पॉजिटिव्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अमरिंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑटो अल्फाज में। और ये आपका मेरे ख्याल से इग्निस बेस वेरिएंट है, सिग्मा वेरिएंट। मैं सबसे पहले जो सवाल रहेगा ये रहेगा कि आपका ये गाड़ी चूज़ करने का पर्पज़ क्या था, क्या कारण था जिस वजह से आपने ये गाड़ी ली? सबसे मेन रीज़न है इस बजट में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, यही गाड़ी में इतने कम पैसों में आ रहा था। फिर उसके अलावा इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस है। अच्छा। उसके अलावा ये कॉम्पैक्ट गाड़ी, आप इसको सिटी ड्राइविंग के लिए ये बिल्कुल फिट है। और मारुति की बैजिंग है तो माइलेज आप अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। अच्छा, तो ये कारण था आपका ये गाड़ी चूज़ करने का। तो आपने जब ये गाड़ी ली होगी उस टाइम पे और भी कंपनी की गाड़ियां देखी होंगी, तो किस किस गाड़ी से इसको कंपेयर किया था आपने उस टाइम पर? इस गाड़ी को मैंने टाटा की टियागो देखने गया था, उससे किया था कंपेयर। उसके अलावा फोर्ड की जो फ्री स्टाइल है वो मेरा लेने का मन हो गया था, उसका भी मैंने बुकिंग अमाउंट दे दिया था। अच्छा। तो लेकिन हालांकि फोर्ड की जो गाड़ी है उसका 96 PS का पावर है, अच्छा पैपी इंजन है, फ्री स्टाइल। अच्छा। तो उसका अच्छा पैपी इंजन है, वो मुझे पसंद होगी थी। लेकिन माइलेज के चलते और बहुत ज़्यादा 2 लाख रुपए का इसमें फ़र्क आ रहा था इस बजट में, तो इसी को देखते हुए मैंने वो ड्रॉप कर दी और मैंने ये गाड़ी इसको चूज़ कर ली। अच्छा। और टियागो गाड़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी नो डाउट इससे बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग भी अच्छा है, सस्पेंशन भी अच्छा है। लेकिन जो वो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है, और उस सिलेंडर में उस इंजन में ना ही तो इतनी पावर है और ना ही उसकी माइलेज है जो इस गाड़ी के बराबर कहीं ठहरती है। अच्छा, इसके अलावा ये दो गाड़ियों के अलावा मेरे ख्याल से आपने बताया था मुझे, मैंने एल्ट्रोज भी देखी थी टाटा की एल्ट्रोज देखी थी, लेकिन उसके एर्गोनॉमिक्स मुझे अच्छे नहीं लगे। अच्छा। तो जो उनका टेस्ट ड्राइव व्हीकल था वो अराउंड 15,000 किलोमीटर चल चुका था, और उसके जो मैंने इंटीरियर का हाल देख के मुझे लगा भी ये गाड़ी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी, तो इसलिए उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। और वही सेम टियागो वाला इंजन था, तो मुझे कोई उसमें अलग से फील नहीं आया उस पेट्रोल इंजन को चलाने के बाद जो इस गाड़ी में आया। अच्छा। तो इसलिए वो 3 सिलेंडर इंजन है मेरे ख्याल से, सेम। अच्छा। टाटा का जो 1.2 लीटर इंजन है वो सब में स्टैंडर्ड है वो। और ये जो आपने गाड़ी चूज करी है ये इग्निस, ये 4 सिलेंडर में है, ये 4 सिलेंडर 1.2 लीटर। ये बलेनो में भी मेरे ख्याल से यही इंजन आता है ना? बलेनो, स्विफ्ट, इग्निस, ये इंजन है। और वैगन आर भी 1.2 लीटर इंजन जो सबसे मेन रीजन था इस गाड़ी को लेने का वो था आपका प्राइस। जिस प्राइस ब्रैकेट में, जिस बजट में आप लेना चाहते थे उसमें ये फॉल हो रही थी। तो आप बताएंगे एक बार व्यूअर्स को, आपको ये गाड़ी किस रेट में ऑन रोड आपको पड़ी? ये गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस था 4.5 के आसपास, और फिर इसमें इंश्योरेंस अमाउंट और RTO सब मिला के और कुछ एसेसरीज मिला के मुझे 5-10 के आसपास ये गाड़ी घर में आके खड़ी हो गई। अच्छा, एसेसरीज में क्या क्या चीज़ें थी? एसेसरीज में वो स्टैंडर्ड एसेसरीज हैं। अच्छा, जो आपने आफ्टर मार्केट बाहर से लगवाई हैं वो तो इसमें इंक्लूड नहीं है? वो इंक्लूड नहीं है। अच्छा, जैसे वो मड पैड हो गए है ना, इस तरह मड पैड है, सेंट्रल लॉकिंग, तो ये स्टैंडर्ड एक्सेसरीज है। अच्छा। कितने रुपए की थी एक्सेसरीज उसमें? अराउंड एक्सेसरीज हैं उसमें 7 या 8 हज़ार रुपए की। 7 या 8 हज़ार की एक्सेसरीज थी उसमें। और गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस क्या थी? 460 एक्स शोरूम प्राइस थी। और इंश्योरेंस अराउंड 22,000 का था, और बाकी 27-28,000 का उसमें। तो इस बजट मेन कारण रहा आपका गाड़ी चूज करने का। दूसरा आपका कारण रहा मारुति का नाम, जो आफ्टर सेल सर्विस है और जो सर्विसिंग है मारुति का नाम है। ये गाड़ी ऐसी है ना, आप इसको
ऑफ रोडिंग भी इससे, मतलब वो जो पर्टिकुलर ऑफ रोडिंग टर्म है वो तो नहीं यूज़ करेंगे, बट आप ऐसे इसको कंट्री साइड में कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। अच्छा। तो आप जैसे कि अब बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ सड़क है, थोड़ी मिट्टी है, जहाँ हमारी लिंक रोड्स की कनेक्टिविटी है जहाँ पे, तो वहाँ भी उसको ले जा सकते हैं, तो इतना आपका इशू नहीं आएगा तो उसमें। मेरे हिसाब से इसमें 180 ग्राउंड क्लियरेंस है ना? हाँ, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। और आप अपने टायर के अगर अपग्रेड करवाते हैं इसको, तो वो ग्राउंड क्लियरेंस को 5 से लेके 10 mm तक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपने लास्ट वीडियो में जैसा देखा ही होगा कि इसके जब ये शोरूम से हमने डिलीवरी ली थी उसके जस्ट 1 या 2 दिन के अंदर ही भाई साहब ने इसके टायर अपग्रेड करा दिए थे। जिन दोस्तों ने वो वीडियो ना देखी हो, मैंने ऊपर डाल दी है, वो आप देख सकते हैं जाकर उस वीडियो को। कौन से टायर डलवाए थे? कॉन्टिनेंटल के टायर डलवाए थे, थोड़ी विड्थ बढ़वाई थी उनकी, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और तो अमरिंदर जी ये बताइए, अब तक कार आपने कितनी ड्राइव कर ली है? अराउंड 1200 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है। अच्छा, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके इंजन के साथ? हैंडलिंग कैसी रही? ड्राइव क्वालिटी, हाई स्पीड रोड स्टेबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी एवरेज कितनी आई को लेकर जो आप थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? गाड़ी स्टेबल है, हाई स्पीड पे 100 सबसे पहले चलो हम इन सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लेके चलते हैं ताकि कोई चीज़ छूटे ना, और व्यूअर्स को जो भाई लेना चाहते हैं उन्हें अच्छे से आइडिया लग जाए गाड़ी के बारे में एक ना, तो इसलिए हम पॉइंट वाइज लेके चलते हैं। सबसे पहले हम इंजन को लेके चलते हैं। आप इंजन के बारे में जो आपने इसके बारे में रिसर्च किया और डिलीवरी के बाद जो गाड़ी चलाई है उसके बाद जो पाया, और टेस्ट ड्राइव में भी आपने शायद देखी होगी, तो इंजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इंजन इसका 1.2 लीटर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। अच्छा खासा उसमें पंच है। और गाड़ी की ऐसा है भी, आपको टॉर्क जितना डीजल इंजन में होता है उतना तो नहीं है, बट आप बिना एक्सीलेटर के भी इसको उठा सकते हैं। इवन एसी ऑन है तो भी फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में बिना एक्सीलेटर के गाड़ी उठ जाती है। इंजन कहीं लैग करता है आपको? ऐसा महसूस हुआ? इंजन कहीं लैग नहीं करता है किसी भी गियर में? हाँ, इंजन किसी भी गियर में लैग नहीं करता है। अच्छा, तो ये हो गई आपके इंजन की बात। इंजन के रिफाइनमेंट के बारे में कुछ बताएंगे व्यूअर्स को? इंजन का रिफाइनमेंट अच्छा है, कोई आपको कैबिन नॉइज नहीं आएगी इंजन की। अच्छा। इवन एसी ऑन होता है तो तब भी नहीं आती है। तो ये तो मारुति का स्टैंडर्ड है, जो 1.2 लीटर BS6 इंजन है, जो ये एक के सीरीज जांचा परखा बहुत बेहतरीन इंजन है इनका, ये जो पेट्रोल का है। तो इंजन की बात हो गई है, अभी हम थोड़ा सा आप बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी व्यूअर्स को बताएंगे कुछ? ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है? बलेनो से इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। ओके। और व्हील बेस है जो थोड़ा छोटा है। अच्छा, तो उस हिसाब से मुझे वेट भी, अगर सिमिलर व्हील बेस में दूसरी गाड़ियों को कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से इस व्हील बेस में ये थोड़ी भारी पड़ती है गाड़ी। ओके। तो नो डाउट जो हम अगर इसको दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, टाटा से, फोर्ड से, तो वो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेहतर है। हाँ, नहीं आप एक्सपेक्ट करिए, उसमें बारे में बात तुलना नहीं कर सकते। और बिल्ड क्वालिटी की बात हो गई, अब आप थोड़ा सा स्पेस एंड सीट कंफर्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्पेस, जो फ्रंट दोनों सीट का स्पेस है, ड्राइवर को ड्राइवर, वो स्पेस बेहतरीन है। इस क्लास में आपको टियागो में भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको फ्री स्टाइल में मिलेगा। सीट्स में कुशन अच्छा है, और आगे का जो सीट्स का मतलब आप रिक्लाइन भी एक अच्छे लेवल तक कर सकते हो आप, फिर भी रेस्टिंग पोजीशन के लिए अच्छा है। बट पीछे की जो सीट्स हैं वो, उनमें थाई सपोर्ट बहुत कम है, दूसरी गाड़ियों के मुकाबले भी थाई सपोर्ट कम है। और इतनी विड्थ भी नहीं है, क्योंकि कॉम्पैक्ट गाड़ी है कि 3 बंदे बैठ जाएं, तो उसमें 2 ही पीछे कंफर्टेबल बैठ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है 3 नहीं बैठ पाएंगे, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप फील करेंगे अगर पीछे 3 बैठ जाएंगे तो। ओके। तो दोस्तों मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैंने भी गाड़ी ये ड्राइव करी है, थोड़ी सी यूज़ करी है। तो जो फ्रंट सीट हैं वो इसकी काफ़ी बेहतरीन है।
ये मारुति की आप बलेनो ले लीजिए या इग्निस ले लीजिए या और कोई गाड़ी ले लीजिए, स्विफ्ट ले लीजिए, जो फ्रंट सीट बनाई है इन्होंने बहुत ब्रॉड बनाई है, बैक सपोर्ट बहुत अच्छा दिया है, कुशनिंग हमेशा सॉफ्टर साइड रही है इनकी, बहुत सॉफ्ट कुशनिंग है, आप लॉन्ग ड्राइव्स पर भी थकान बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। इवन मैं अगर आप इसी प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियां नहीं, आप अगर इससे हाई एंड गाड़ियों में भी जाएंगे 10 लाख से ऊपर भी, तो वहां भी आपको गाड़ी की जो फ्रंट सीट हैं उनका साइज ये नहीं मिलेगा। काफ़ी ब्रॉड सीट देती है मारुति, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये बताया जी सर कि इसकी ड्राइव क्वालिटी के बारे में आप थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ड्राइव क्वालिटी है थोड़ा, अगर सबसे पहले सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट में सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ साइड है। तो उसका स्टिफ रखने का ये है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से बॉडी रोल को कम करने के लिए सस्पेंशन है वो स्टिफ रखा हुआ है। तो वो स्टिफ है, इसीलिए आपको क्या है, हल्की सी थोड़ी सी भी गड्ढों में जाती है तो आपको वो चीज़ फील करेगा, लेकिन उस चीज़ का भी आप टायर अपग्रेड करवा के या डैम्पिंग करवा के उस चीज़ को भी कुछ काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसके अलावा कंफर्ट सीट्स में अच्छा है, इंजन अच्छा है, और जो पावर टू वेट आउटपुट रेशियो है वो भी अच्छा है, तो उसकी वजह से आपको कहीं लैग मिलेगा नहीं, फन टू ड्राइव कार है। तो दोस्तों ड्राइव क्वालिटी के बारे में जैसा कि बताया सर ने कि ड्राइव क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है गाड़ी की, और दूसरी ड्राइव क्वालिटी में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला है जब से तुरंत हमने जैसे कि 2 दिन चलाई थी इन्होंने और उसके बाद टायर अपग्रेड करा लिए थे कॉन्टिनेंटल के, तो ऑब्वियसली ब्रॉड टायर थे, अच्छी ग्रिप थी, तो ड्राइव क्वालिटी बेहतर हुई उससे और अच्छी रोड ग्रिप बनी। और तो ड्राइव क्वालिटी के बारे में बात हो चुकी है, तो हैंडलिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे। हैंडलिंग गाड़ी की अच्छी है, 10 mm अपग्रेड हुआ है मेरे ख्याल से। विड्थ जिनको नहीं पता, विड्थ इसकी पहले 175 mm थी और अब वो 185 mm करवा दी थी हमने, कॉन्टिनेंटल के टायर डलवाए थे तब, तो उन्हें डलवाने के बाद ड्राइव क्वालिटी में भी और हैंडलिंग में भी काफ़ी बढ़ोतरी मिली है, काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट आया है। आपका कई लोगों का सवाल रहता है कि जैसे इग्निस को लेकर मिथ हैं, हाई स्पीड में स्टेबिलिटी कैसी है, छोटी गाड़ी है, लाइट कार है, ठीक है, तो मैं पूछना चाहूँगा सर से कि आपने गाड़ी हाईवे पर कितनी चलाई है, लॉन्गेस्ट पैच क्या रहा है आपका जो ड्राइव किया है आपने? लॉन्गेस्ट अराउंड 300 किलोमीटर्स का रहा है। अच्छा, और मुझे कोई ज़्यादा खास फटीग महसूस नहीं हुआ। हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी रही है, आपने कितने तक लेकर गए गाड़ी को? 120 तक मैं लेके गया हूँ। अच्छा, और मुझे कोई एज सच ये कॉन्फिडेंस कहीं भी लूज़ नहीं हुआ भी मैं हाई स्पीड पे जा रहा हूँ। इवन अगर आप इसको पुल करते हैं 120 के बाद भी, 100 के बाद भी इसको अगर आप पुल करते हैं तो गाड़ी बिल्कुल एकदम लीनियर रिस्पॉन्स जाता है इसका, तो कहीं भी लैग नहीं करती है, और अच्छा 100 पे भी आप इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मनूवर कर सकते हैं। और माइलेज के बारे में आप थोड़ा बताइए कि माइलेज आपने क्या निकाली इससे और कैसी रही? माइलेज का कंसर्न ये है, हालांकि मेरे पास बेस मॉडल है तो इसमें टैकोमीटर नहीं है, तो गाड़ी लेने से पहले जब मैंने काफ़ी इसके रिव्यूज़ देखे थे तो ऑलमोस्ट ये था भी 2000 RPM से नीचे गाड़ी अच्छी माइलेज देती है, तो 80 to 90 के बीच 2000 RPM ये 5th गियर में पकड़ लेती है, उसके ऊपर क्रॉस नहीं करती है, 1800-1900 RPM इसका आ जाता है। तो इसका मेन ये था भी मेरे को इसका, मैंने अभी हालांकि टैंक टू टैंक मैंने इसको नहीं अभी तक एवरेज निकाली है, मैं सिर्फ आपको MID की एवरेज बताऊंगा, वो अराउंड 25-24 मुझे ये दिखा रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भी हाईवे पे भी मुझे 21 के आसपास विद फुल AC ऑन एवरेज मुझे मिली होगी। तो दोस्तों जो इसके बाद एक मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा इसकी सिटी माइलेज की और दूसरी एक इसकी हाईवे माइलेज की, लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो माइलेज को लेकर जो एक्सपीरियंस रहा इनका, वो MID अराउंड 24 आप एवरेज निकाल लीजिए हाईवे पे, और लोकल में ये 19-20 ऐसा MID दिखा रहा है। कंपनी हालांकि बहुत कम, कंपनी 20.89 क्लेम करती है, ARAI जो सर्टिफाइड माइलेज है। अच्छा,
और है अराउंड इतना आपको माइलेज देगी। मारुति है तो आपको माइलेज के बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का एक मेन रीज़न मारुति गाड़ी खरीदने का यही रहता है कि माइलेज, क्योंकि मारुति गाड़ियां नो डाउट बहुत अच्छा देती हैं, क्लेम करती है। हमने मेरे ख्याल से सारे पॉइंट लगभग कवर कर लिए हैं। इंजन का बिल्ड क्वालिटी, कंपैरिजन विद अदर कार्स, जैसा कि आपने बताया, स्पेस, कंफर्ट, ड्राइव क्वालिटी, हैंडलिंग, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, है ना, इंजन रिस्पांस, ग्राउंड क्लियरेंस, तो ये सारी चीज़ें हमारी लगभग कवर हो गई हैं। और दोस्तों, जो कोई पॉइंट रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। और आप ये बताइए कि इसमें और क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस इस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी में सबसे पहले तो जो बाहर के ORVM है उनको एडजस्ट करने के लिए इन्होंने कोई भी अंदर से किसी भी तरह का कोई स्विच नहीं दिया है। स्विच यहाँ कुछ भी मैनुअली एडजस्टेबल स्टिक नहीं दी है, तो वो आपको बाहर ही जाके करना पड़ेगा। ग्लास को हाथ लगाने के बाद उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर अगर इसमें बात करते हैं एड ऑन्स की, तो जैसा कि मैंने रिव्यू देखे हैं और ऑटोमेटिक मैंने चलाई भी है, ऑटोमेटिक गाड़ी अच्छी है। और ख़ासकर जैसे इग्निस ऑटोमेटिक है, इग्निस ऑटोमेटिक, जो कि लेडीज़ हैं या जो अभी ड्राइव लर्निंग जो लाइसेंस लेते हैं उसके बाद सीख रहे हैं गाड़ी, तो उनके लिए कॉम्पैक्ट गाड़ी है और ऑटोमेटिक में उनको अच्छा जल्दी सीख जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, भी लेडीज़ के लिए ड्राइव करने के लिए ये गाड़ी अच्छी है और बड़ी इजी टू ड्राइव और फन टू ड्राइव कार है, तो इसलिए एक लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरा, सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत बेहतरीन कार हो जाती है। और पार्किंग की समस्या, इस तरह की समस्या कोई आती नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, लेंथ भी कम हो जाती है और विड्थ भी थोड़ी कम है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है इस कार का। और इसके अलावा आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? रियर सीट पे जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था। और इवन अगर जैसे इसका बूट अराउंड 250 लीटर्स का है, तो उसमें अगर 30 लीटर्स 40 लीटर्स कम भी हो जाता तो भी कोई इशू नहीं था, चलता। और पीछे का थोड़ा स्पेस ये सीट्स का अच्छा कर देते। इवन विड्थ तो नहीं बढ़ा सकते थे उसकी, बट थाई सपोर्ट बढ़ा देते और सीट्स में थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट आ जाता। तो आपका कहने का मतलब ये है कि गाड़ी की जो फ्रंट सीट हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बट जो सेकंड रो है उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा इशू है ना। अगर उसको थोड़ा सा मारुति ध्यान दे तो और बेटर हो सकती है। चाहे उसमें आपका मानना है, सबकी अलग अलग सोच है, तो आपका मानना है कि आपको बूट स्पेस थोड़ा कम भी कर देते तो चल जाता। तो दोस्तों, ये था एक इग्निस यूज़र रिव्यू, एक शॉर्ट टर्म रिव्यू था ये, जैसा कि सर ने अभी गाड़ी कम चलाई है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।